मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनिल सक्सेना। हम आज डे 9 में हैं और अपना चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, जिसमें हमने कल जहाँ तक पढ़ लिया था उससे आगे की बात कर रहे हैं। और राजस्थान बोर्ड का जो चैप्टर फर्स्ट है उसका लास्ट टॉपिक में पहुंच गया। अपने लास्ट टॉपिक की आज बात करेंगे। कल हमने द्विध्रुव के बारे में पढ़ लिया था और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है द्विध्रुव, जिसमें हमने दो डेरिवेशन किए थे, अक्षीय रेखा पर तीव्रता और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है, उसको सोल्व किया था हमने। अब हम आगे बात करते हैं विद्युत क्षेत्र से संबंधित ही है। उससे पहले पढ़ने से पहले दो बातें हम इसमें पढ़ेंगे, समरूप विद्युत क्षेत्र और असमरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र और दूसरा, दोनों एक साथ ही लिख रहा हूं मैं ताकि अंतर भी पता चल जाए। और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में एक दो बार आ चुका है। इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार का आता है वो भी बात करेंगे हम। दूसरा है असमरूप विद्युत क्षेत्र। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, वैसे तो परिभाषा इनकी महत्वपूर्ण नहीं है, कभी भी नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि इनके नाम में पता है। समरूप का मतलब एक जैसा, एक समान विद्युत क्षेत्र हो, यानी ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, उसे समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और असमरूप जिसके प्रत्येक बिंदु पर, अलग अलग बिंदुओं पर तीव्रता जो है वो अलग अलग हो जाती है, उसे असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब असमरूप और समरूप को कैसे व्यक्त करते हैं? फील्ड लाइन से व्यक्त करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो करते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र की क्या विशेषता है कि उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है, फील्ड लाइंस, वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, समांतर होती है, और उनके बीच की दूरी भी बराबर होती है। पैरेलल का मतलब तो ये भी पैरेलल ही है, अगर ये बात करें तो ये तीनों पैरेलल ही है, लेकिन यहाँ पर इनके बीच की दूरी बराबर नहीं है, तो ये समरूप में नहीं आएगा, ये असमरूप में आएगा। तो इसके साथ साथ पैरेलल तो होना ही चाहिए, पैरेलल के साथ साथ क्या होना चाहिए, उनके बीच की दूरी जो है, रेखाओं के बीच की दूरी भी बराबर होनी चाहिए। तो पहली बात तो समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है? समरूप विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होती है। तो ये परिभाषा आप इसमें लिख लेना अपने तरीके से कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, उसे समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो किसके कारण? अब दूसरा क्वेश्चन, ये इसमें से जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, समरूप विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा निर्मित होता है, उदाहरण दीजिए, ये पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है 1 नंबर में। तो आपको केवल ये बताना है कि कैसे प्रोड्यूस हो सकता है समरूप विद्युत क्षेत्र। तो उसके लिए उदाहरण है इसका एग्जाम्पल है समांतर प्लेट संधारित्र। हम बाद में बात करेंगे आगे, अगले दो चैप्टर बाद में आएगी वो बातें। समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं इसे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बाद में पूरा चैप्टर है कैपेसिटर का, उसी में हम डिटेल से बात करेंगे। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, कैपेसिटर में दो प्लेटें होती है, एक पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक नेगेटिवली चार्ज होती है, एक धनावेश से आवेशित, एक ऋणावेश से आवेशित। और हम ये इनकी विशेषता में पढ़ चुके हैं फील्ड लाइंस में, कि फील्ड लाइंस जो है वो प्लस से निकलती है और माइनस पर पहुंचती है, और वो यूनिफॉर्मली चार्ज होती है, समरूप आवेशित होती है। तो वहां सीधी रेखाएं जो है वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी प्राप्त होती है, इसलिए वहां अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समरूप होती है, ये सब जगह एक समान होती है। इसलिए ये बात पूछी जाती है कि समरूप विद्युत क्षेत्र का उदाहरण लिखिए, ये नहीं पूछा जाएगा, कभी भी परिभाषा लिखिए, क्योंकि परिभाषा नाम ही दिखाई दे रही है समरूप का, मतलब सब जगह एक जैसा मान हो तो समरूप हो गया। ठीक है, इस परिभाषा आप इसके लिख लेना, जैसे मैंने अभी बताई थी आपको।
उदाहरण है ये, आप ध्यान रखना। एक बात तो इसमें क्वेश्चन जब पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ से पूछा जाता है कि इसका उदाहरण बताइए। तो उदाहरण है इसका समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। अब इसकी परिभाषा भी हो गई, ठीक है। इसकी परिभाषा भी आप लिख लें। कैसे लिखेंगे कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी अलग अलग होता है, उसे असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब ये नहीं पूछा जाता भी असमरूप विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, लिखा ही हुआ जैसे बात करें, फिर भी आप परिभाषा लिख लेना। अब ये पूछा जाता है कि असमरूप विद्युत क्षेत्र का एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए एग्जाम्पल जो है वो क्या है, बिंदु आवेश इसके लिए एग्जाम्पल है। क्योंकि ये हम फील्ड लाइंस की जो विशेषताएं करी थी उनमें बात कर चुके हैं कि जहां पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां पर तीव्रता ज्यादा होती है, जहां इनके बीच की दूरी ज्यादा हो जाती है वहां तीव्रता कम हो जाती है, क्योंकि तीव्रता हमेशा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां से बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, इसके प्रत्येक बिंदु से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो सभी दिशाओं में निकलती हुई होती है इस तरह से। अब यहां देखें अगर हम इसमें प्रत्येक बिंदु पर, तो प्रत्येक बिंदु पर बीच की दूरी चेंज हो रही है। अगर बीच की दूरी चेंज हो रही है तो तीव्रता भी चेंज होगी। जैसे अगर इस बिंदु पर देखें हम, तो इस बिंदु पर यहाँ देखें तो इन दोनों फील्ड लाइंस के बीच की दूरी ये है, इतनी है। अब यही बिंदु पर यहाँ ले लेते हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ये हो जाती है, फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी ये E2 मान लें और ये E1 मान लें, तो E2 की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी फ्रॉम E1। यानी E1 पर तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी और E2 पर तीव्रता कम होगी। अब आपको क्या बताना है, क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाएगा कि असमरूप विद्युत क्षेत्र का उदाहरण लिखिए। तो इसका उदाहरण क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल हुआ बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र असमरूप होता है। बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये बात इसमें, ये क्वेश्चन भी आ चुका है राजस्थान बोर्ड में कि असमरूप विद्युत क्षेत्र को बनाइए या दर्शाइए, ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर। कौन से ईयर में आया था मेरे को पता है, पिछले 2-3 साल पहले आया था ये शायद। तो उसमें ये पूछा गया था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र को दर्शाइए, या ये पूछ ले असमरूप विद्युत क्षेत्र को दर्शाइए। दर्शाइए तो आप ये चित्र बनाना है, साथ में ये लिख भी सकते हो कि ये कहां से आई है, ये बिंदु आवेश के कारण आया है, पहली बात। अब इसके अंदर आगे ये बातें फिर नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा थर्ड, उसमें फिर यूज होंगी। वहां हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ, क्योंकि जब विभव यानी पोटेंशियल वोल्टेज की जब बात करेंगे तभी हम बात करेंगे, तब इसके बारे में फिर ये बातें फिर वहां काम आएंगे, वहां फिर हम इनको यूज करेंगे और इनसे संबंधित क्वेश्चन फिर सोल्व करेंगे। तो ये चीजें सेम, ये चीजें वहां काम आएंगे। तो यहाँ 2 क्वेश्चन ये पढ़ते हैं, वहां पर 2 क्वेश्चन विभव से पढ़ते हैं कि समरूप आवेशित विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ कैसे बनते हैं और असमरूप के कारण समविभव पृष्ठ कैसे बनते हैं। तो वो हम उस चैप्टर में पहुंचेंगे तब बात करेंगे। तो पहली बात तो ये, इसके अंदर समरूप विद्युत क्षेत्र और असमरूप विद्युत क्षेत्र का आप ध्यान रखें। अब अपने सोल्व करते हैं इसमें आगे। इसका जो लास्ट डेरिवेशन है उसको सोल्व करते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। अगला टॉपिक है समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण।
समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण फोर्स एंड टॉर्क at the electric dipole placed in uniform electric field। अब देखो क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने बहुत से टॉपिक पढ़ चुके हैं और सभी के अंदर क्या कि आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर आपको दे दिया जाता है कि हमें क्या कहां से शुरू करना है और कौन सी वैल्यूज एज्यूम करनी है और क्या सोल्व करना है। हमें उसको केवल इंप्लीमेंट करना है। उनका मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे समरूप विद्युत क्षेत्र, अब अपने को नहीं पता समरूप विद्युत क्षेत्र, तो फिर ये नहीं हो सकता। दूसरी बात, द्विध्रुव वगैरह अपने को ये नहीं पता कि द्विध्रुव क्या होता है, तो भी ये नहीं हो सकता। तो ये इसकी बेसिक चीजें अपने को पता होनी चाहिए, फिर आप इसको इंप्लीमेंट करते हैं। अब आपको दे दिया कि समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा है द्विध्रुव, तो हम समरूप विद्युत क्षेत्र बना लें, फिर उसमें द्विध्रुव रख दें। जब द्विध्रुव रख देंगे तब हमें पता चल जाएगा कि आगे हमें क्या करना है। हमें बल बताना है तो फिर हम बल F की वैल्यू निकालेंगे। फिर हमें बल आघूर्ण बताना है तो फिर हम बल आघूर्ण को डिफाइन करेंगे और फिर बात करेंगे कि बल आघूर्ण ज्ञात कैसे करते हैं। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि ये कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है। लिखने का मैटर जैसे हम बात करते हैं डेली, उसी की तरह वैसे ही लिखना है आपको कि जो जो वैल्यूज आप मान के चल रहे हो उनके बारे में लिख दें। ये हमने मान लिया कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है। समरूप विद्युत क्षेत्र क्या है? ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस से माइनस की ओर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इसका मतलब इधर पॉजिटिवली चार्ज होंगे, इधर नेगेटिव चार्ज होंगे। हम एज ए कैपेसिटर एज्यूम कर सकते हैं इसको। इसमें कोई क्या रखा गया है? इसमें कोई रखा गया है द्विध्रुव, तो यहाँ रख दिया हमने द्विध्रुव। अब हमें ये नहीं पता अभी कौन से एंगल पे रखा होगा वो, इसलिए कोई भी एंगल अपने मान सकते हैं। वो एक स्पेशल केस हो जाएगा कि ये पैरेलल भी हो सकता है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये एंटी पैरेलल भी हो सकता है। वो एक स्पेशल केसेस हो जाएंगे, इसकी विशेष अवस्थाएं जो हम उसके बारे में लिख लेंगे। और ये कोई जरूरी नहीं है भी ये तीन ही बात हो सकती है, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी कोई भी स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर देखें उसमें क्या लेते हैं हम, ये एक जगह माइनस क्यू आवेश, द्विध्रुव की क्या परिभाषा है? माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, और दूरी जो हमने 2L मानी थी वो हमने हमारी सुविधा के लिए मानी थी। अब जब हम 2L मान के चल रहे तो आप इसे हर जगह 2L ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और L भी ले सकते हैं। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? यहां से ये डिस्टेंस 2L हो गई, ठीक है। अब आप करते हैं आगे, इसमें इस बिंदु को आप A मान लें, इस बिंदु को आप B मान लें, तो इस पर क्या होगा? प्लस से बल रेखा निकलती है, तो इधर इस पे क्या लगेगा? बल लगेगा। विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो यहाँ कौन सी परिभाषा हम यूज कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन Q। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू E। तो यहां से जो बल लग रहा है वो क्या लग रहा है? F इज इक्वल टू QE। दूसरी बात इधर देखें तो इस पर जो बल लगेगा वो क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू QE, क्योंकि परिमाण लेते हैं अपने आवेश का। माइनस प्लस क्या बता रहे हैं? दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। अब यहां से एक बात तो आ जाएगी, परिणामी बल। लैंग्वेज आप जैसे मैंने बताया वैसे आप लिख लें, फिर रिपीट कर देता हूं। अपने क्या मान के चलेंगे? माना समरूप विद्युत क्षेत्र E में कोई द्विध्रुव रखा गया है जिसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इसके दोनों आवेशों पर बल F बराबर QE कार्य करता है, जो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है। दिशा में विपरीत है, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। एक बात आप ध्यान रखना, ये कोई जरूरी नहीं है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं? दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तभी कोण बढ़ते हैं। छोटी क्लासेस में ये बताया जाता है कि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तब भी कोण बढ़ते हैं, नहीं काटती है तब भी कोण बढ़ते हैं।
जैसे अगर हम यहाँ जो ले रहे हैं, यहाँ देखें तो हम ये कह रहे हैं कि इस बिंदु पर ये है इधर तीव्रता बल F इज इक्वल टू QE, बल की डायरेक्शन ये है, इधर देखें तो ये है, तो ये तो एक दूसरे को काट ही नहीं रहे, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में कहते हैं कि कोण नहीं बढ़ेगा या कोई कहीं भी ये वाला कोण बढ़ेगा, ऐसा कोई कोण नहीं है इसके अंदर। ऐसी स्थिति में क्या होगा, कोण जो है वो एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए कोण बढ़ेगा 180 डिग्री, यानी इनको एक ही क्रिया रेखा पर माना जा सकता है। 11वीं में ये बात बहुत डिटेल से आती है। फॉर एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं कि सड़क पे अगर हम जा रहे हैं, एक गाड़ी इस डायरेक्शन से जा रही है, दूसरी इस डायरेक्शन से आ रही है, दोनों आमने सामने से आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि जो वो एक दूसरे को भिड़ेंगे टकराएंगे तभी 180 डिग्री का कोण बढ़ेगा। दोनों क्या होंगे, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही है, तभी हम क्या कहते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी दोनों के मध्य जो बनने वाला कोण है वो 180 डिग्री है। इसका मतलब हम उनको एक ही क्रिया रेखा पर मान सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें, इसके बीच में दोनों विपरीत दिशाएं हैं, इसलिए इनके बीच में कोण जो है वो 180 डिग्री का बनेगा। 180 डिग्री का बनेगा तो परिणामी बल क्या होता है, अगर एक ही दिशा में बल होते हैं तो जुड़ जाते हैं, और विपरीत दिशा में 180 डिग्री बल होते हैं तो माइनस हो जाते हैं। तो परिणामी बल यहां क्या होगा, बिंदु ए व बी पर बल परिमाण में समान है, परंतु दिशा में विपरीत है, अतः इनका परिणामी बल F बराबर QE माइनस QE बराबर 0 होगा। एक बात तो ये आ गई कि इसमें क्या है, बल का जो मान है वो क्या होगा, 0 होगा। अब दूसरी बात, दोनों बल मिलकर क्या करेंगे, बल युग्म का निर्माण करेंगे, एक पेयर का निर्माण करेंगे, पेयर ऑफ फोर्स। कैसे, पेयर का मतलब क्या है, यहाँ पेयर का मतलब ये है कि एक जोड़े का निर्माण करेंगे। इस पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दिखाई दे रही है, ये डायरेक्शन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो जब युग्म के रूप में कार्य करते हैं और बल का मान समान होता है तो वहां घूर्णन उत्पन्न हो जाता है, इसी ही बल आघूर्ण कहते हैं। और कोणीय गति कह सकते हैं उसे, कि निश्चित अक्ष के सापेक्ष इसकी गति होने लग जाती है, और रोटेटरी मोशन, वर्ताकार पथ पर गति होती है, ऐसी गति। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये हम मान लेते हैं कि थीटा है, थीटा एंगल, यानी कोई भी हो सकते हैं, स्पेशल केस में 90 डिग्री 180 डिग्री हम बात कर लेंगे। अब देखिए इसके अंदर ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इस पे बल लगाएगा, तो इसको किधर धकेलेगा, नीचे की ओर धकेलेगा, तो ये इधर रोटेट करेगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरह से इसमें क्या शुरू हो जाएगा, रोटेशन शुरू हो जाएगा, और उसे ही बल आघूर्ण कहते हैं। तो इसमें आगे अगर हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या लिखोगे, दोनों आवेश मिलकर, दोनों बल मिलकर बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिससे इसमें घूर्णन उत्पन्न होता है, जिसे बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण का मान कैसे ज्ञात करते हैं, बल आघूर्ण, ये तो बल की बात आ गई, डायरेक्ट बल आघूर्ण पूछ लिया जाए तो आप बल नहीं बताओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोनों ही पूछ लेते हैं तो फिर हमें पहले बल के बारे में बता दे और फिर बल आघूर्ण के बारे में, या बल आघूर्ण पूछे तो भी अपने पहले इसको डिस्क्राइब करिए, एक लाइन तो लिखनी है, लिखिए फिर हम आगे बताते हैं, ताकि पूरा जो पता रहे कि किस प्रकार से इसको सोल्व किया गया है। बल आघूर्ण जो है फिर किस प्रकार से याद किया जाता है, किसी भी एक आवेश पर बल का मान, किसी पर भी ले लो क्योंकि परिमाण लेना है तो दोनों पर बराबर है, किसी एक आवेश पर बल गुणा बीच की लंबवत दूरी, तो क्या हो जाएगी, बीच की लंबवत दूरी। अब यहां बल आघूर्ण को टो से लिखते हैं। अब बल का मान जो वो हम क्या ले लें, इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं।
कोई भी बल ले ले, तो यहाँ F का 1 का मान जो QE है इनटू लंबवत दूरी जो है वो क्या होगी, ये होगी इसकी लंबवत दूरी। यहां से लंब डाल दें और इस भुजा को आगे बढ़ा दें, इसीलिए इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। ये 90 डिग्री हो गया, ये जो पॉइंट है वो C हो गया। देन AC इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर दिस डायपोल, सो मल्टीप्लाई बाय AC। नाउ वैल्यू ऑफ AC बाय दिस राइट ट्रायंगल, यहाँ AC की जो वैल्यू है वो इससे सोल्व करेंगे, तो अपने को ये सोल्व करना है। दिस इज अ परपेंडिकुलर, दिस इज अ हाइपोटेन्यूज, रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज अ sin थीटा, देन sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ सिंपल सी मैथ्स यूज करके अपने इसको सोल्व कर लेंगे। इधर ऊपर लिख देता हूं मैं, यहाँ पहले AC को सोल्व करना है, तो बाय ट्रायंगल ABC we can write as a sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, that is equal to AC divided by 12. Now we want to calculate the value of AC is equal to 2L sin theta. Put the value of AC in equation first. This is the equation first. By equation first, tau is equal to QE multiply by 2L sin theta. Q into 2L P हो जाता है, tau is equal to PE sin theta. This is the final formula of torque. ये इसका अंतिम फॉर्मूला है। आप देखो P sin theta लिखा है, एक बात ध्यान रखना भी हमने वेक्टर नहीं लिखा है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन है ना, इस तरह से रोटेट करेगा। सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र भी, विद्युत आघूर्ण भी सदिश राशि है। तो इसका मतलब आघूर्ण sin थीटा आ रहा है, तो कौन सा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 11th में आते हैं डॉट और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस की फॉर्म में इसको शो कर सकते हैं। वी कैन राइट एज ए टो वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। हम इसको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो आपको इतना प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसमें जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो कहाँ से दे दिए जाते हैं, वो इसमें से दे दिए जाते हैं, यहाँ से। तो अगर उनमें अपने स्पेशल केस अप्लाई कर दें तो अपने को डायरेक्ट पता रह जाएगा, बिना सोल्व किए भी हम उनके आंसर इजी वे में बता सकते हैं। तो एक दो चीजें पर जो फिक्स रहती है, जैसे मान लो 0 डिग्री है या 90 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो 2-3 कंडीशन इसमें मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन आ जाती है, अधिकतम और न्यूनतम की। तो वो स्थितियां हम जहां पर भी थीटा आ जाए, चाहे वो साइन आए कोस आए, नॉर्मली दो ही आएंगे साइन और कोस, तो वहीं पर आप ये जरूर अप्लाई कर लें। when theta is equal to 0 then what will be value of given equation, and when theta is equal to 90 then value of given equation। तो इन दोनों को सोल्व कर लिया हमने। यहाँ से स्पेशल केस यूज कर रहा हूं मैं, तो स्पेशल केस से स्पेशल रिजल्ट निकलेंगे, वो डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 13 जो 13 क्वेश्चन आते हैं वो पूरी बुक में से किसी भी लाइन में से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए उनकी जो तैयारी लाइन टू लाइन समझ के कर लेते हैं, तो उनसे आगे आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो है या 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो सारे इजी वे में हो जाते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट केस लेते हैं, क्या यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों एक साथ ही ले रहा हूं। दोनों एक साथ क्यों ले रहा हूं, क्योंकि साइन 0 का मान भी क्या होता है, 0 होता है, और साइन 180 का मान भी 0 होता है। अब यहाँ इसका 0 डिग्री का मतलब होता है समांतर, और 180 डिग्री का मतलब होता है प्रति समांतर, एंटी पैरेलल। ये पैरेलल, ये एंटी पैरेलल। तो दोनों स्थिति में साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बाय क्वेश्चन सेकेंड क्या आएगा, टो इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है शॉर्ट टाइप में, कि यदि कोई द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित है तो उसके लिए बल आघूर्ण का मान क्या होगा। कंफ्यूज करने के लिए वहां P का मान भी दे देते हैं और E का मान भी दे देते हैं, तो अपने को वहां फिर कुछ भी अप्लाई नहीं करना, ये नहीं उनका मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दें। तो वहां क्या होगा, वहां पर समांतर है का मतलब जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी दिशा में डायपोल है, प्रति समांतर का मतलब जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल है। तो
दोनों स्थिति में इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समान, इसका रिजल्ट ऐसे लिखेंगे आप, बोल देता हूं मैं, यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर स्थित हो तो द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान 0 होगा। ये बात आप ध्यान रखिए। फिर बात करते हैं आगे नंबर 2, 90 डिग्री का और ले लेते हैं। इसके अंदर सेकंड केस लेते हैं, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 का मतलब हमें पता है क्या होता है, लंबवत होता है, इसलिए साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और टो इज इक्वल टू क्या देगा, पीई। और दूसरी बात, ये जो मान है वो इसका अधिकतम मान है। क्यों अधिकतम मान है, क्योंकि साइन और कोस की वैल्यू, यह बात आप ध्यान रखना, साइन और कोस की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के मध्य होती है। इसका मतलब अधिकतम मान तो +1 होता है, न्यूनतम मान -1 होता है। चैप्टर संख्या 10 में अल्टरनेटिव करंट में इन बातों का बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम। तो यहाँ -1 से +1। अब देखो इसके अंदर साइन आ रहा है, तो साइन में यहाँ इसकी जो वैल्यू है वो 180 पर ले रहे अपन, 0 है, और 0 पर भी 0 है। तो यहाँ अधिकतम और न्यूनतम की जो स्थितियां हैं वो +1 और -1 के बीच में ही बन सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके न्यूनतम वैल्यू कहें तो क्या होगा, या -1 के अकॉर्डिंग नहीं आएगी न्यूनतम वैल्यू की, -p ये हो जाए, तो क्योंकि वो 270 वैल्यू देती है। तो यहाँ क्या है, ये तो मिनिमम होगा और ये तो मैक्सिमम होगा। तो अगर ये पूछ लें कि अधिकतम बल आघूर्ण कब कार्य करता है, किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर अधिकतम बल आघूर्ण कब कार्य करते हैं, कब कार्य करते हैं, जब द्विध्रुव को लंबवत रखा जाए तो उस पर अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करता है। ये इसके अंदर कुछ रिजल्ट से संबंधित बातें आप लिख लेना कि अधिकतम बल आघूर्ण 90 डिग्री। जैसे अगर ये पता चल गया तो इसके अंदर सारी बातें आ गई। अगर दे दे लंबवत रखा गया तो 90 डिग्री दे दिया तो अपने को फॉर्मूला पूछ लेंगे। अगर ये दे दिया अधिकतम का कहाँ होता है तो इसका मतलब कोण पूछा जा रहा है। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिसके अंदर अपने को ये पूछ लिया जाए कि कोई कोण दे दिया जाए और फिर सोल्व करवाना है। तो यहाँ देखो दो फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर। एक तो आपको पी का मान दे दे, पी क्या है यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण, तो उसका मान आपको कूलाम इनटू मीटर में मिलेगा, क्योंकि पी बराबर क्या होता है क्यू इनटू 2L होता है। तो उसकी वैल्यू कंप्लीट वैल्यू दे दी तो पी की जगह रख दो। दूसरी बात, आपको आवेश दे दें और बीच की दूरी दे दें, तो फिर आपको क्या करना है, तो अपने यहाँ ऊपर वाला फॉर्मूले पहुंचेंगे। क्यू का मान रखना है, दूरी का मतलब यहाँ 2L का मान दिया है, क्योंकि हमने दूरी को क्या माना है, कंप्लीट 2L माना है, इसलिए आपको वैल्यू किसकी दी गई है, 2L की वैल्यू दी गई है, 2L की। वरना गलती यहाँ क्या करते हैं, हमने तो इजी वे में सोल्व करने के लिए इसको 2L मान लेते हमने, लेकिन न्यूमेरिकल में ये गलती कर देते हैं, हो जाती है कि हमने 2 तो एज इट इज रख देते हैं, L फॉर लेंथ लेके जो दी गई है वो पुट कर देते हैं, और रिजल्ट जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी रिजल्ट जो है वो गलत हो जाता है। तो आपका ध्यान रखना है कि यहाँ डिस्टेंस का जो मतलब है, दूरी का जो मतलब है वो क्या है, वो है 2L। ये बात आप ध्यान रखना कि अगर दूरी दी गई है तो वो 2L की वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये राजस्थान बोर्ड की जो बुक है फिजिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुके हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, यानी जो आरबीएससी का राजस्थान बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 है वो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 में ही, यानी एनसीईआरटी का चैप्टर बड़ा है और राजस्थान बोर्ड के चैप्टर जो है वो छोटे छोटे करके 2-3 टुकड़ों में कर दिए गए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अब हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे भी, थोड़ी देर 1-2 न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। कल की क्लास में भी हम न्यूमेरिकल ही सोल्व करेंगे इससे संबंधित, और उसके बाद में फिर जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर परसों से शुरू करेंगे। अभी 1-2 न्यूमेरिकल बताता हूं मैं इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से। जैसे बुक का इक्वेशन करते हैं, बुक का एग्जांपल नंबर 1.20 है, कैलकुलेशन आप खुद करोगे, मैं आपको केवल बता देता हूं कि कैसे हमें इसको करना है। एग्जांपल नंबर 1.20 बुक के अंदर दे रखा है, इसमें दे रखा है 2 आवेश प्लस माइनस 2 आवेश प्लस माइनस 1000 कूलम।
क्वेश्चन में ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में आपको जो डिजिट्स दिए जाएंगे वो इतने आसान होंगे कि आपको वहां कैलकुलेशन में समय नहीं लगेगा। हमें कंसेप्ट और फॉर्मूले जो है वो पता होने चाहिए। कूलम्ब परस्पर 2 mm दूरी पर हैं, 2 mm दूर है, जो एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। अब आपको ये वैसे तो इस क्वेश्चन में लिख दिया, लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन आते तो बाई लिखा नहीं जाता है ज्यादातर, कि अपने को खुद को समझना पड़ता है कि प्लस माइनस मतलब एक प्लस है और एक माइनस है, मान दोनों के बराबर है, तो क्या हुआ ये द्विध्रुव हुआ। नहीं लिखा जाए तो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूं इसे। इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। इस द्विध्रुव को 15 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम्ब के एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो क्या करना, हमें क्या निकालना है, बल आघूर्ण ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आप वैल्यूज लिखें और साथ साथ उनको चेंज कर लें अकॉर्डिंग टू एन केस यूनिट। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूला देखना कौन सा लगेगा और फिर आपको वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ सबसे पहले तो Q का जो मान है वो कितना दे दिया, 1000 कूलम्ब। चाहो तो आप इसे 10⁻³ कूलम्ब लिख सकते हो। माइक्रो मिली में होता तो चेंज करना पड़ता। दूरी हमें दे रखी है, अभी मैंने आपको बताया था डिस्टेंस का मतलब 2L ही दिया जाएगा। अभी यहाँ गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो इसको 2L का मान कितना है, 2 mm मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। और क्या दे रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान विद्युत क्षेत्र 15 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम्ब, ठीक है। और थीटा का मान कितना दे रखे हैं, 30 डिग्री। और साइन की इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब देखो Q दे दिया, 2L दे दिया, E दे दिया, तो फॉर्मूला कौन सा लग गया, PE sin थीटा। लेकिन P नहीं दे रखा, इसका मतलब P की वैल्यू दे रखी है अपने को इनडायरेक्टली, Q into 2L। तो अपने ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट τ इज इक्वल टू Q into 2L, ये तो P हो गया, इंटू E इंटू साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दो, Q की रख दें सारी वैल्यू 10⁻³, 2L की वैल्यू रख दें 2 गुणा 10⁻−3, E की वैल्यू रख दें 15 गुणा 10⁻4 और गुणा 1/2 साइन थीटा। ये 10⁻³ -3 कैंसिल आउट हो गए, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। और देखो कहीं कुछ नहीं करना पड़ा, 15 गुणा 10⁻4। अब इसका मात्रक मेरे भी ध्यान मिला, मैंने यहाँ बताया कि आपको इसका मात्रक ध्यान रखना भी PE, ठीक है, PE। अब टो का जो मात्रक है वो यहां से आप निकाल सकते हो। P का क्या है, कूलम्ब इंटू मीटर, इसका क्या है, न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। तो यहां से मात्रक निकाल लो, कूलम्ब इंटू मीटर और इसका है न्यूटन पर कूलम्ब। तो कूलम्ब से कूलम्ब कट गया, मात्रक क्या आ गया, न्यूटन इंटू मीटर। तो आप ध्यान रखना, ज्यादातर हर बार एक क्वेश्चन तो मात्रक का ही पूछ लेते हैं, तो मात्रक आप ध्यान रखो। नहीं बताया तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यू कैन फाइंड द यूनिट। टो इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी, ये फाइनल वैल्यू होगी, ठीक है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल पोर्शन बिल्कुल सिंपल आता है, कि ज्यादा मुश्किल नहीं आता अगर आप ये कंसेप्ट क्लियर है और जो फॉर्मूलेज है वो आपको पता है। और जैसे ये चैप्टर खत्म हो गया तो एक काम और करेंगे आप नोट्स बनाने के लिए। बाकी तो सबका अलग अलग तरीका रहता है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग आप अगर चले तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं, एक चैप्टर में ज्यादा 5-7 फॉर्मूले आएंगे, बस इतने ही होंगे, 5, 7, 8 बस मैक्सिमम। उन सभी फॉर्मूलों को जहाँ चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद में एक पेज पे लिख लो, जैसे किताबों में भी दे दिए जाते हैं इस तरह से। आप लिख लो इस चैप्टर के मुख्य फॉर्मूले, मुख्य सूत्र, तो उसमें आप सारे लिख लो। P बराबर Q इंटू 2L आ गया, तो बराबर PE साइन थीटा आ गया, द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर आ गया, निरक्षीय रेखा पर आ गया, कूलम्ब का नियम आ गया, तीव्रता आ गई। और जब भी करो आप उनको एक बार जरूर रिवाइज करो डेली,
तो अगर फॉर्मूले याद रहेंगे तो मैक्सिमम जो 50% पार्ट है वो कवर हो जाता है फॉर्मूले से, न्यूमेरिकल सारे कवर हो जाएंगे। दूसरी बात, जो भी अगर आपको प्रूफ कर रहे हो तो आपको फॉर्मूला पता है, तो अपने को पता है कि हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर गलती भी होगी तो भी हमारे वो पकड़ में आ जाएगी, पता चल जाएगा। इसलिए ये काम आप जरूर कर लें। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स कुछ और करेंगे। बाकी न्यूमेरिकल आप इसमें बुक में अकॉर्डिंग एनसीईआरटी और आरबीएसई दोनों में से कर सकते हैं आप। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि अच्छा न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम्पल नंबर 1.18 ये दे रखा है NaCl अणु में, NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl अणु में Na+ एवं Cl- आयन के मध्य, आयन के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है। अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को समझना है। हमें NaCl दे रखे हैं, ये NaCl अणु है और ये अणु अलग अलग कर लें तो ये आयन में चेंज हो जाता है। आयन में चेंज होने का मतलब Na+ और Cl- का मतलब क्या है, Na से एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसलिए इस पे एक प्लस आ गया। वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, इसलिए एक माइनस आ गया। इसका मतलब यहाँ पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है प्लस का, यहाँ पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है किसका, माइनस का। तो दोनों आवेश क्या हो गए, बराबर हो गए और प्रकृति में विपरीत हो गए। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा है। ये हमने सबसे पहले टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में हमने बात की थी। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो Q का जो मान है वो क्या है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। और हमें पता है कि हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो मैग्नीट्यूड लेते हैं, प्लस माइनस की जरूरत नहीं है। बीच की दूरी दे रखी है, बीच की दूरी का ध्यान रखना, भी 12 लेते हैं। 1.28 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। अब आपको पूछा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मूवमेंट बात कर चुके हम। ऊपर लिखा हुआ है P के बारे में, ये यहाँ लिखा हुआ P क्या होता है, P Q × 12। दोनों के मान रख दो। Q का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और 12 का मान है 1.28 गुणा 10⁻⁻10। मल्टीप्लाई कर लो और सोल्व कर लो। मात्रा का जरूर ध्यान रखें, कूलाम × मीटर है। अब देखो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी जो बात है वो कल करेंगे। कल कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे, तब तक आप इन न्यूमेरिकल्स को खुद भी सोल्व कर लें, थोड़ा रिवाइज कर लें, नोट्स बना लें और न्यूमेरिकल पोस्ट पे जरूर ध्यान दें। क्योंकि हम अगर सारे न्यूमेरिकल्स करने लग जाएं तो हमें 10 दिन तक चाहे न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे। इसलिए जो इस तरीके के न्यूमेरिकल एग्जाम्स में ज्यादा पूछ जाते हैं उन तरीकों के न्यूमेरिकल हम सब तरीके के एक दो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी बुक के अब में जितने भी दे रखे हैं या उसके अलावा कोई रिफ्रेशर में आप पढ़ते हैं तो उसको भी आप साथ साथ सोल्व कर लें। और जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल फिजिक्स बाय अनिल सक्करवाला जिस पे आप देख ही रहे हैं, तो इस पे इसके नीचे रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पे सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ आगे फिर बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको ओके करोगे तो आप उसके ऊपर ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे आपको सारे इसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दूसरा, कोई फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ना चाहे तो मेरा फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, फिजिक्स बाय अनिल सक्करवाला। फिजिक्स बाय अनिल सक्करवाला ये आप सर्च करोगे फेसबुक पे आपको मिल जाएगा। आप इसको भी फॉलो कर दें तो जैसे ही वीडियो का जो लिंक है उस पर भी डाल दिया जाता है। तो अगर यूट्यूब से आपको नहीं लिंक आता है, नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो भी आपको इस फेसबुक के माध्यम से पता चल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप उसमें देख सकें। जो भी नए स्टूडेंट जुड़ते हैं वो डे वाइज चले, फर्स्ट डे चलोगे तो आगे की क्लासेस जो है वो आपको समझ में आती रहेगी। बाकी किसी को किसी तरह की भी समस्या रहती है कमेंट बॉक्स में लिख दें,
और ये वीडियोस आपको कैसी लगती हैं इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।